हेलो बच्चों। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 पावर शेयरिंग। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे हमने ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एवेल्यूट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। पावर शेयरिंग सिस्टम को एनालाइज करिए, एवेल्यूट करिए, लिखिए। ये 2019 में क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का। अब ये टॉपर का आंसर है। टॉपर आंसर लिखते कैसे हैं? बहुत अच्छी राइटिंग है उनका, लेजिबल राइटिंग है, बहुत शानदार राइटिंग में लिखा है, एक एक वर्ड को अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है? पावर शेयरिंग इन इंडिया इज़ डन इन डिफरेंट वेज। कई तरीके से पावर शेयरिंग इंडिया में होती है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसके बीच में होता है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में होता है। ये हॉरिजॉन्टल पावर लेवल होता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल है, यानी कि सब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक, सब एक ही जगह पर है, कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक, इसी वजह से चेक एंड बैलेंस सिस्टम चलता है। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एंड इट्स बेनिफिट, डिफरेंट पावर एज वेल एज चेक अदर ऑर्गन्स। तो इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है, यानी कि एक फेडरल कंट्री है जिसमें क्या होता है, हमारा कई सारे स्टेट से मिलकर बना है इंडिया। तो एक नेशनल गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पर, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक, तो ये अलाउ करते हैं इश्यू और प्रॉब्लम को ईजिली सेटल डाउन हो जाएं और इफ़ेक्टिवली सेटल डाउन हो जाएं। स्टेट फंक्शन करता है, अपना ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ये सब स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि इनके अंडर में काम करते हैं। तो 3 तरह की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है हिंदुस्तान के अंदर। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक, कुछ अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट लिस्ट हैं, कुछ सेंट्रल लिस्ट हैं और कुछ कॉमन लिस्ट होती हैं, जिनके अंडर सेंटर और गवर्नमेंट दोनों ही रूल बना सकते हैं। ठीक, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड बेनिफिट। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वुमेन के लिए है, लेजिस्लेचर के अंदर है, एग्जीक्यूटिव के अंदर है। तो क्या होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट पर 33% रिजर्वेशन है वीमेन के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होता है तो सीट को चेंज कर दिया जाता है, मेयर की सीट को या फिर पार्षद की सीट को, क्या इस साल इस सीट से एक औरत या एक वीमन ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, या एक पर्टिकुलर कास्ट से कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे फ़िलहाल अपने उत्तर प्रदेश में लोकल इलेक्शन होने वाला था सन 2022 में या 2023 की शुरुआत में। अब वो केस पेंडिंग में चल रहा है, तो जब तक ऑर्डर नहीं आएगा केस का कि कौन सी सीट पे कहाँ से कौन सी कास्ट का या कौन सी कम्युनिटी का इलेक्शन लड़ा जाएगा, तब वो फाइनलाइज हमारा किया जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, कभी कभी सीट रिजर्व कर दी जाती हैं। फिर देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। डिफरेंट पावर शेयरिंग है ऑर्गन्स के बीच में। ऑर्गन 3 है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। कौन कौन से इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वर्टिकल पावर कितनी है हमारी? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिर पावर शेयरिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप के बीच में, जैसे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट। एक होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप, उनके बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? जैसे कभी कभी जैसे हमारे केजरीवाल जी ने एक धरना लगाया था, याद होगा आपको, काले धन के लिए अन्ना हजारे के साथ में। तो वो एक प्रेशर ग्रुप था जिससे गवर्नमेंट को प्रेशराइज हुआ। फिर उनका मूवमेंट चला बहुत टाइम तक, तो अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर थे, तो उससे एक नई पार्टी बनकर आई आम आदमी पार्टी। तो सो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप। ठीक, जैसे पिछले साल हमारा किसानों का धरना था, तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रेशर, जो प्रेशर बना सके, प्रेशर कुकर बना सके। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। कह रहा है कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। अब देखिए एसएसटी के अंदर जब आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे ना, लाइन वाइज, आप उसको मत लिखिए पैराग्राफ में, मत लिखिए, पॉइंट करके लिखिए बुलेट पॉइंट में, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स हैं तो कम से कम 10 लाइन या 5-6 लाइन तो आप लिख ही सकते हैं। कह रहा है बेल्जियम और श्रीलंका को कंसीडर करके उनकी लोकेशन, साइज और कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में लिखिए। लोकेशन, बेल्जियम की यूरोपियन कंट्री है, श्रीलंका एक एशियन कंट्री है, साइज़ डिफरेंट है, कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत एक्सट्रीम डिफरेंट है। कह रहा है हाउ इज़ द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज्ड, कैसे पावर शेयरिंग का एक आइडिया दिमाग में आया। तो जैसे श्रीलंका
और बेल्जियम के अंदर। हम देखते हैं कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्रीज़ है, जिसके पड़ोसी मुल्क कौन से हैं? नीदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी है। ये बहुत छोटी कंट्री है, इवन हमारे हरियाणा से भी छोटी है। श्रीलंका देखें, श्रीलंका एक आइलैंड है हमारा, तमिलनाडु के नीचे पड़ता है बिल्कुल, कन्याकुमारी के पास, जिसका एक बॉर्डर है, ठीक। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, जैसे कि हरियाणा, ठीक। तो मगर एरिया में बेल्जियम से श्रीलंका बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है, 59% पीपल फ्लेमिश रीजन इलाके में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। डच मतलब नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको डच कहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% पीपल जो हैं वो वेलोनिया वाले इलाके में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो बचे वो बेल्जियम वाले जर्मन बोलते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के लोग हैं यहाँ पर बोलने वाले लैंग्वेज को, एक डच पीपल हैं, एक फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और एक जर्मन बोलने वाले लोग हैं। तो 59% जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि नेदरलैंड्स, क्योंकि नेदरलैंड्स यहाँ पे पड़ोसी मुल्क है। 40% फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच भी एक पड़ोसी मुल्क है इनका, ठीक है। और जर्मनी भी बोलते हैं, ठीक है, जर्मन बोलते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी कि ऐसे लोग जो फ्रेंच बोलते हैं वो अमीर बहुत हैं। मगर डच पीपल मेजॉरिटी में है। अमीर कौन है? फ्रेंच वाले, मगर मेजॉरिटी में कौन है? डच वाले। अब श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका में भी बहुत है। श्रीलंका में सिन्हाला जो 74% है, तमिल है 18%, बाकी बचे 7% क्रिश्चियन है। सिन्हाला मेजॉरिटी में है और बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, बहुत पावरफुल है सिन्हाला, 74%। इन्होंने 1956 में एक एक्ट तक बना दिया था अपनी सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन को अगर देखें तो पावर शेयरिंग क्या होती है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया है, बहुत ही, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत तेज़ी से इमर्ज हुआ पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने क्या करा, जो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर है उसको डिवाइड करिए, पावर दीजिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को आपने पावर दे रखी है, जैसे कि आपने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टेट हुआ करते थे, नोबिलिटी, क्लर्जी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो कोर प्रिंसिपल है पावर का वो सिर्फ डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं वर्टिकल पावर है, डिवीज़न। तो शेयरिंग ऑफ पावर कैन बी डन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। दिस टाइप इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए और एक स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। फिर हॉरिजॉन्टल पावर आ जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, जुडिशरी जो हमारे होते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो पास करते हैं और देखते हैं, ठीक है, ठीक। फिर पावर जो शेयरिंग होती है हमारी, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर भी होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि बेल्जियम ने तो अपना एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कम्युनिटी गवर्नमेंट से भी एक नेता चुना जाएगा या एक लीडर चुना जाएगा। बहुत सारी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होती हैं, बहुत प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस। प्रेशर ग्रुप जैसे कि मैंने बताया, जो प्रेशराइज कर सकें, धरने लगा देते हैं। किसानों का धरना चला लास्ट ईयर, उससे पहले बहुत साल पहले अन्ना हजारे आए थे, बाबा रामदेव आए थे काले धन के खिलाफ रामलीला मैदान के अंदर। ये सब प्रेशर ग्रुप हैं हमारे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मूवमेंट चलते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी क्या है, इन पावर शेयरिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 5 मार्क्स का। हाईलाइट द रीजन फॉर द इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि ये कह रहे हैं कि श्रीलंकन तमिल जो कि 18% मौजूद है श्रीलंका के अंदर, उनके अंदर एक इन्फीरियर फीलिंग कैसे पैदा करी। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हो गया था, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। दे फॉलोड द डेमोक्रेटिक रूल ओवर द कंट्री एंड एडोप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मेजोरिटीजेशन, यानी कि इन्होंने एक डेमोक्रेटिक रूल तो अपनाया और मेजोरिटी वाला पॉलिसी अपनाई थी। इन्होंने एक सिन्हाला सुप्रीमेसी दिखाई, सुप्रीमेसी, एकदम शक्तिमान बन गए ये लोग। और श्रीलंकन तमिल को तो बिल्कुल किनारे कर दिया इंडिपेंडेंस के बाद, हटो, साइड हो जाओ, बिल्कुल हट जाओ, सामने मत आओ। इन्होंने क्या करा, सिन्हाला ने ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी बनाई। 1956 में एक एक्ट पास किया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला रहेगी, यानी कि ऑफिस में काम करने वाले लोग सिर्फ सिन्हाला बोलेंगे और कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सिन्हाला कम्युनिटी को जॉब प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही थी, ठीक। फिर बुद्धिज़्म
स्टेट रीजन बना दिया गया। देखिए बुद्धिज़्म, श्रीलंकन तमिल क्या महसूस करने लगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है सिन्हाला की, वो बुद्धिस्ट सिन्हाला को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उनके लिए सेंसिटिव है, उनके रिलीजन के लिए, उनके लैंग्वेज के लिए। हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं करने वाला है, हमको किनारे कर दिया गया है। ठीक, उनके इक्वल राइट को ख़त्म कर दिया गया तमिल्स को, जो 18% थे, बहुत कम थे, 74 एज कंपेरिजन टू 18%। तो उन्होंने क्या करा, एक लॉन्च करी अपनी पार्टी और स्ट्रगल किया उनके खिलाफ, रीजनल ऑटोनॉमी के खिलाफ। ऑटोनॉमी, सत्ता एक ही आदमी के हाथ में, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, बहुत देर तक जारी रखी। फिर जिसकी वजह से श्रीलंका में एक सिविल वॉर छिड़ गया, जो 2010 में आके ख़त्म हुआ था। 20 साल के आसपास लगभग श्रीलंका में सिविल वॉर चला था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर 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 नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में और बहुत अच्छे से तैयार करिए। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर डिटेल में समझाऊंगा, पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन। ठीक है, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।